नमस्कार। पर्यावरण की क्लास में जो कुछ टॉपिक बचे उसमें से एक टॉपिक वन बचा हुआ है, तो वन के बारे में समझते हैं। 1894 ईस्वी में सबसे पहले भारत की वन नीति आई थी, लेकिन आज़ाद भारत की जो वन नीति आई थी ये 1952 में सबसे पहले आई थी। तो 1952 की जो वन नीति है, इसने जो परिभाषित किया है वन को, वह परिभाषा है वह भूभाग जो घने रूप में चारों ओर से वृक्षों द्वारा घिरा होता है, वन कहलाता है। राष्ट्रीय वन नीति 1952। अब ऐसा भूभाग जो चारों तरफ से घने रूप में वृक्षों के द्वारा घिरा हुआ है, वन कहलाएगा। तो वनों के अंतर्गत पाए जाने वाले समस्त जीव जंतु जो वन्य जीव हैं, ये समस्त पाए जाने वाले समस्त जीव वन्य जीव कहलाएंगे। इसमें पेड़ पौधे, पशु पक्षी और अन्य सूक्ष्म जीव ये सारे के सारे आते हैं। देश में जो वनों का अनिवार्य प्रतिशत है वह है 33% या 1/3 हिस्सा। वन रिपोर्ट 2021 की बात करें, वैसे करंट का आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आता है तो आपके लिए थोड़ा सा सीखे रहने में कोई बुराई नहीं है। वन रिपोर्ट 2021 इसको जारी करता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार। अब इसकी जो वन रिपोर्ट 2021 में आई थी, वह उसमें जो है भारत का जो वन क्षेत्र है वो 21.71%, जिसमें से 0.04% की वृद्धि हुई है 2019 के मुकाबले। मैंग्रोव क्षेत्र 4,992 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सर्वाधिक वन का अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, फिर इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और इसके बाद महाराष्ट्र में वनों का एक क्रम है। तो सबसे ज़्यादा वन पूछता है कि पेपर में किस जगह पे हैं, तो मध्य प्रदेश में है। और भारत का वन क्षेत्र 21.71% करंट में। अब अगर हम देखें तो अभी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें और अभयारण्य की बात करें और साथ में एक जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें, तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए इसे हम राष्ट्रीय उद्यान थोड़ा सा इसको हम राष्ट्रीय उद्यान मान लेते हैं। एक ऐसा क्षेत्र जिसकी बैरिकेटिंग कर दी जाती है, उसमें बाउंड्री बना दी जाती है और उसके अंदर की जो गतिविधियां हैं मानवीय, वो बैन कर दी जाती हैं। इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय उद्यान। अब इसके ऊपर एक लेयर और लगा दी जाए, इस लेयर के बाद ये जो है यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ बैन और यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ हो सकती हैं, तो इसको हम बोलेंगे अभयारण्य। और अगर इसमें एक लेयर और लगा दी जाए तो ये जो सेंसिटिव जोन, इसको हम ये 100% सेंसिटिव जोन होगा। ये 100% सेंसिटिव जोन है। इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियाँ नहीं होंगी। यहाँ पर अधिकारी आएंगे, वन्यजीव कर्मचारी रहेंगे, इनकी गतिविधियाँ हो सकती हैं और इस जगह मानवीय गतिविधियाँ संभव हैं। यहाँ पर मानवीय गतिविधियाँ होंगी। तो साइज के हिसाब से अगर बात करें तो ये क्षेत्र जो राष्ट्रीय उद्यान था, छोटा क्षेत्र था। इसके बाद इसमें एक लेयर और बढ़ाई गई, इसको थोड़ा सा और विस्तृत किया गया, अर्थात मंझले साइज में आया यहाँ पर, तो ये अभयारण्य कहलाया। और जब इसको और बड़ा कर दिया गया, अर्थात आकार में सबसे बड़ा हो गया, तो ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के नाम से जाना गया। तो जैवमंडल आरक्षित जो क्षेत्र होता है, इसमें जो एक अंदर का हिस्सा है, इसको हम
100% सेंसिटिव जोन बोलेंगे, और ये क्रोड क्षेत्र कहलाता है, ये बफर जोन होता है, और ये संक्रमण क्षेत्र होता है। 3 अलग अलग क्षेत्र हैं इसमें, और ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। अब हम कुछ जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करते हैं। इसके बाद हम आगे क्लास में देखते हैं। अब हम कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं। तो भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था, ये 1935-36 में जिम कॉर्बेट नाम था इसका, और इसके जो नाम हैं ये लगातार परिवर्तित किए गए। पहले इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान, फिर इसका नाम हुआ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और बाद में अभी लेटेस्ट में इसका नाम बदल करके रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है, क्योंकि इसके बीच में रामगंगा नदी बहती है, और इसीलिए इसका नाम जो है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। तो इसमें से गीदड़, लोमड़ी, जंगली कुत्ते, विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। कुछ राष्ट्रीय उद्यानों की चर्चा करते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश शेर के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम एक सींग का गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, ये मृग के लिए भी, मृगों के लिए है, और अन्य जीव भी हैं। नौक्रेक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मेघालय में है। दजीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू और कश्मीर में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की एक खासियत है, यहाँ पर इसको शेरों का स्वर्ग कहा जाता है, यहाँ पर एशियाई शेर पाए जाते हैं। पेरियार अभ्यारण्य, पेरियार नदी केरल। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम। भितरकणिका अभ्यारण्य उड़ीसा। जल्दापारा पश्चिम बंगाल। शांत घाटी केरल। कल हमने शांत घाटी आंदोलन की बात की थी, तो शांत घाटी आंदोलन इसी कारण 1985 में 85 में इसको शांत घाटी को अभ्यारण्य घोषित किया गया था। केरल में है। कच्छ का रन ऑफ कच्छ इसमें गुजरात में है। यहाँ पर कच्छ के रण में एक जंगली गधा पाया जाता है, गधा। तो अगर हम आगे बात करें तो कुछ परियोजनाएं हैं, जैसे हम लिख देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रमुख परियोजनाओं की, वन्य जीव संस्थान और जो अन्य तथ्य हैं। तो प्रश्न पेपर में एक प्रश्न आता है कि शेर परियोजना कब शुरू हुई, तो 1972 में शुरू हुई। बाघ परियोजना कब शुरू हुई, 1973 में। मगरमच्छ परियोजना 1974 में, और हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ। ये क्यों शुरू हुई, इनके संरक्षण के लिए, शेरों को संरक्षित करने के लिए 1972 में योजना आई, बाघों के लिए 1973 में आई, ऐसे ही मगरमच्छ के लिए 1974 में, और हाथियों को संरक्षित करने के लिए 1992 में योजना आई। तो ये प्रमुख परियोजनाएं थीं। कुछ एक प्रश्न आते हैं इसमें कि प्रमुख वन्य जीव संस्थान, जैसे भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान कलकत्ता में है। अब पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बंगलौर में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण संस्थान देहरादून में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट नई दिल्ली में है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान बरेली में है। पर्यावरण अगर अधिनियमों की बात करें तो पर्यावरण जो अधिनियम थे 1927, 72, और जो लेटेस्ट में इस समय तो पर्यावरण संशोधित अधिनियम 1986 है। इसके बाद हम अगली कक्षा में बात करेंगे। धन्यवाद।